बड़े सिर्फ नाम के हैं। रोहन और कनक दोनों कहने को संजना के देवर और ननद थे, लेकिन मम्मी पापा के चले जाने के बाद उनकी भाभी संजना और बड़े भाई नवीन ने उन्हें सगे माँ बाप से बढ़कर प्यार किया। वो दोनों उनकी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके, इसलिए उन्होंने कभी खुद के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। बस उन्होंने उन दोनों को ही अपनी संतान मानकर उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। क्या बात है, बड़ी देर से देख रही हूँ, इस तरह गुमसुम क्यों बैठी है? मन में कोई बात है तो मुझे बता। वो भाभी, कॉलेज की पढ़ाई ना बहुत मुश्किल हो गई है। मैं सोच रही थी कि कोचिंग में एडमिशन ले लूं। अरे तो ले लेना, इसमें इतना क्या सोच रही है? भाभी, कोचिंग की फीस ना बहुत ज़्यादा है, पर मंथ 5,000। इसलिए सोच रही हूँ कि रहने दूं। अरे तुझे किसने बोला पैसों के बारे में सोचने को? हाँ, तेरे भैया भाभी है ना अभी सब संभालने के लिए। मैं तुझे फीस दे दूंगी, तू कोचिंग में एडमिशन ले ले। थैंक यू सो मच भाभी। पता है, आपके और भैया की वजह से मुझे और रोहन को कभी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होती। आप दोनों हमें बिल्कुल उनकी तरह ही प्यार करते हो। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे? तुम दोनों हमारे लिए हमारे बच्चों जैसे ही तो हो। कनक कॉलेज चली जाती है और रात को खाने की टेबल पर। क्या बात है भाई रोहन, तुझे आधे घंटे से देख रहा हूँ। कभी इधर से उधर जा रहा है, फिर उधर से इधर आ रहा है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? पक्का इसे कुछ चाहिए, लेकिन बोल नहीं रहा है। अरे बता दे अपने भैया को जो भी चाहिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी, अब बिना बोले सब कुछ कैसे समझ जाती हो? इतने इतने से थे जब इस घर में मैं आई थी। तुम दोनों की हर छोटी छोटी हरकत का पता है मुझे। जब गुस्से में होता है तो कैसे तेरे गाल लाल हो जाते हैं, और जब कुछ चाहिए होता है तो कैसे पूरे घर में चक्कर काटने लगता है। भाभी, चल अब बता क्या चाहिए। भैया, वो मेरी जो पुरानी बाइक है ना, बिल्कुल ख़राब हो गई है। थोड़ी दूर चलाता हूँ फिर अपने आप बंद हो जाती है। कितनी बार तो कॉलेज से धक्का मार कर घर तक लाना पड़ता है मुझे। मैं कह रहा था आप मुझे कोई सेकेंड हैंड ही बाइक दिला दो तो। अरे तो इस बात को कहने के लिए तू इतना हिचक क्यों रहा है? मेरे छोटे को बाइक चाहिए तो दिला देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और सेकंड हैंड क्यों भाई, नहीं दिलाएंगे। थैंक यू भैया। दोनों भाई बहन अपने भैया भाभी से जो भी मांगते वो हमेशा उन दोनों को उससे बेहतर देने की कोशिश करते। रोहन और कनक भी अपने भैया भाभी की हर बात मानते थे। उनकी रिस्पेक्ट को वो सबसे ऊपर रखते थे। ऐसे ही समय बीतता है और रोहन के भैया भाभी ने उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड खुशी से करवा दी। रोहन, चलो ना आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जब से हनीमून से आए हैं तब से तुम एक बार भी मुझे बाहर लेकर नहीं गए। चलो ना, आज हम दोनों लंच डेट पर उसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं जहाँ शादी से पहले छुप छुप के मिलते थे। तुम्हारा कहा भी मैं कभी टाल सकता हूँ क्या? तुम्हारा जहाँ भी जाने का मन है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, जाने मन। अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, तब तक तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी नवीन रोहन को आवाज लगाता है। रोहन कहाँ है, एक बार जरा यहाँ तो आ। आया भैया। रोहन हॉल में आता है। जी भैया, कहिए। अरे रोहन, तुम्हें वो मिस्टर शेट्टी याद है जिनके साथ हमने पिछले साल मीटिंग की थी? ऑर्डर हाथ में आते आते रह गया था। इस बार उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर दिया है। मुझे अभी मिस्टर ओबेरॉय के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वरना मैं ये सब कुछ हैंडल कर लेता। अगर तुम फ्री हो तो तुम मीटिंग के लिए चले जाओ। हाँ भैया, मैं तो फ्री ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर शेट्टी के साथ मैं मीटिंग कर लूँगा। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नवीन के जाने के बाद रोहन वापस अपने कमरे में आता है तो खुशी उसके सामने गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर खड़ी थी। अरे क्या हो गया तुम्हें? यूँ इस तरह गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर क्यों खड़ी हो? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? क्या जरूरत थी मीटिंग के लिए हाँ बोलने की? भैया को बोल सकते थे ना कि मैं अभी खुशी के साथ लंच डेट पर जा रहा हूँ। मीटिंग पोस्टपोन भी तो हो सकती थी। अरे खुशी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी भैया पिछले साल से उस क्लाइंट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फाइनली उनके साथ मीटिंग करने का मौका मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं कर सकते। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। काम तुम्हारे भैया का और मीटिंग में जाओ तुम। वो क्लाइंट इतना ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो खुद क्यों नहीं चले गए वो मीटिंग में? खुशी, ये तुम भैया के बारे में किस तरह से बात कर रही हो? वो मेरे लिए मेरे भैया नहीं बल्कि मेरे पिता समान है। बचपन से उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है, तो क्या मैं उनके लिए उनका ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? ठीक है तो करो फिर। खुशी जरा यहाँ आना, तो खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। आ रही हूँ दीदी। कहाँ बाहर जाकर मजे से लंच करने वाली थी और अब घर में रुककर इनके साथ खाना बनवाओ।
खुशी मुंह बनाकर किचन में चली जाती है। बोलिए दीदी। सुनो खुशी, परसों नहाते हुए ना मेरे कान में जरा पानी चला गया था, तब से कान बहुत दर्द कर रहा है। तुम सबके लिए खाना बना लो ना। ये दोनों भाई जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो बाहर ज्यादा कुछ खाते पीते नहीं है, मीटिंग से आते ही खाना मांगेंगे। तो तुम मटर पनीर की सब्जी बना लेना, और सुनो ये दूध रखा है ना, इसको फाड़ कर इसका पनीर बना लेना। दोनों भाई बाहर का पनीर खाते ही नहीं है, पेट में दिक्कत हो जाती है ना। ठीक है दीदी। खुशी को समझाकर संजना डॉक्टर के पास चली जाती है। अलग ही ड्रामे इन सब के। अरे भाई, पूरी दुनिया दुकान से पनीर ला कर ही खाती है, इन्हें घर में अलग तामझाम करने के अलग ही शौक लगे हुए हैं। मैं नहीं फाड़ने वाली इस दूध से कोई पनीर वनीर। जब दुकान पर इतनी आसानी से पनीर मिल जाता है तो खामखा मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। खुशी दूध के पतीले को फ्रिज में रख देती है और सामने वाली दुकान से पनीर लाकर उसकी सब्जी बना देती है। शाम को सभी घर आते हैं। अरे भाभी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। लगवा रही हूँ भाई, लगवा रही हूँ। वैसे भी आज सारा खाना तेरी खुशी ने बनाया है, तो आज तो खाने में तुझे अलग ही स्वाद आने वाला है। खुशी सबके लिए खाना सर्व करती है, लेकिन दोनों भाई जैसे ही खाना खाते हैं तो पनीर का टेस्ट कुछ अलग लगता है। आज पनीर का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है, बड़ा ही हैवी हैवी सा लग रहा है इसे खाती। ये बाहर का पनीर तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मैं खुशी को बोल कर गई थी, उसने घर पर ही पनीर फाड़ा है। नहीं दीदी, वो मुझे ना पनीर फाड़ने के लिए नींबू मिले ही नहीं, तो मैंने दुकान से पनीर लाकर बना दिया। अरे यार, नींबू नहीं मिल रहे थे तो भाभी से फोन करके पूछ लेती। बाहर के पनीर से हम दोनों भाइयों का पेट खराब हो जाता है। आज तक जितनी बार भी हमने बाहर का पनीर खाया है, मुझे तो हमेशा फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसीलिए भाभी स्पेशली मेरे लिए घर पर ही पनीर बनाती है। तुम्हें सब पहले से पता है, फिर भी बिना सोचे समझे ऐसी सब्जी बना दी। हम दोनों तो ये सब्जी नहीं खा सकते। भाभी, आप प्लीज हमारे लिए दोबारा सब्जी बना दो ना। ठीक है, मैं बना देती हूँ। संजना जल्दी जल्दी में सबके लिए दाल बना कर ले आती है और दोनों भाई बड़ी ही खुशी से उसे खा लेते हैं। पर ये देखकर खुशी बुरी तरह जल भून जाती है। मैंने इतनी अच्छी मटर पनीर की सब्जी बनाई, वो इन्हें अच्छी नहीं लगी, और दीदी की बनाई दाल दोनों भाई चुपचाप खा गए। अगले दिन, खुशी मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, तब तक तुम घर में झाड़ू लगा दो। क्या दीदी, हर रोज घर का काम कर करके मैं बहुत पक गई हूँ। घर में काम वाली रख लेते ना, मुझसे रोज रोज घर का काम नहीं होता। अरे खुशी, हम घर में 5 तो लोग हैं, जरा सा काम होता है। इतने से काम के लिए भी घर में क्या नौकरानी रखनी। हाँ भाभी, जब आप घर में नहीं आई थी तो कभी कभी मैं भाभी की मदद करवा देती थी, वरना भाभी तो अकेले ही घर का सारा काम संभाल लेती थी। आपको तो भाभी ज्यादा काम करने भी नहीं देती। हाँ खुशी, घर का ज्यादातर काम तो भाभी ही कर लेती है। तुम भाभी का थोड़ा बहुत हाथ तो बटा ही सकती हो। इतने से काम के लिए भी घर में मेड रखने की जरूरत है क्या? अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाय। सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी खुशी अपने कमरे में गुस्से में अकेले बड़बड़ाना शुरू कर देती है। जब देखो तब भैया भाभी, भैया भाभी, भैया भाभी। इन दोनों बहन भाई के लिए उनकी बात ऐसे होती है जैसे पत्थर की लकीर। भाभी ने बोला घर में मेड नहीं आएगी तो दोनों बहन भाई उसकी साइड हो गए। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता घर में। लेकिन बस अब और नहीं, अगर इस घर पर अपना राज चलाना है तो डिवाइड एंड रूल तो खेलना ही होगा। जब तक इन दोनों बहन भाई को भैया भाभी के खिलाफ नहीं करूंगी, तब तक ये दोनों उनको ही भगवान की तरह पूछते रहेंगी। चल खुशी, शुरू हो जा अब। कुछ दिन बाद, कनक, मैंने और तेरे भैया ने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। अगर तू बोले तो उन्हें घर पर रिश्ते की बात करने के लिए बुला ले। जैसा आपको ठीक लगे भाभी, आप दोनों मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो ठीक है, फिर हम अगले हफ्ते उन्हें घर बुला लेते हैं। वाह खुशी बेटा, अच्छा मौका मिला है तुझे कनक को भैया भाभी के खिलाफ भड़काने का। खुशी छिप छिपा कर रिश्ते वाले की डिटेल्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का नवीन का एक बिजनेस क्लाइंट है। अब वो इस बात का फायदा उठाकर कनक के सामने अपनी बनाई हुई कहानी पेश करती है। क्या बात है भाभी, आप इस तरह दबे पाँव मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर आई? अरे बात ही कुछ ऐसी है कनक, समझ में नहीं आ रहा तुझे कैसे बताऊं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि भैया भाभी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। देखिए भाभी, प्लीज मुझे डराइए मत। क्या नहीं कर सकते भैया भाभी मेरे साथ? क्या हुआ है? अरे कनक, जो लड़का इस हफ्ते तुम्हें देखने आने वाला है ना, दरअसल वो नवीन भैया का बिजनेस क्लाइंट है। हाँ ये तो मुझे पता है भाभी, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ओफो, तुम ना बहुत भोली हो कनक। एक्चुअली कल मैंने भैया भाभी को बात करते हुए सुन लिया था।
वो दोनों तुम्हारी शादी इसलिए उससे करवाना चाहते हैं क्योंकि इसके बदले उन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील मिलेगी। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ डील के लालच में वो तुम्हारी शादी उससे करवा रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भैया भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब ये मैंने अपने कानों से सुना तो एक पल को तो मैं भी इस बात को हजम नहीं कर पाई। देखो खुशी, भले ही उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे माता पिता तो नहीं है ना। तुम मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। कभी कभी ना जो इंसान हमें सामने से अच्छा लगता है वो वैसा होता नहीं, और सच तो कभी कभी बहुत कड़वा होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करके अपनी ज़िंदगी खराब करो, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छा किया भाभी जो आपने सब कुछ मुझे बता दिया। आज के बाद मैं फिर कभी भैया भाभी पर भरोसा नहीं करूंगी और ना ही उनकी पसंद से शादी करूंगी। कनक गुस्से में वहां से चली जाती है। चलो, एक तो कब्जे में आ गई, अब दूसरे की बारी। शाम को जैसे ही खुशी को रोहन की बाइक की आवाज सुनाई देती है तो वो कमरे में परेशान होकर बैठ जाती है। अरे खुशी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतने परेशान क्यों? नहीं रोहन, कुछ नहीं हुआ। कुछ बात तो ज़रूर है, बताओ मुझे क्या हुआ। बता भी दूंगी तो कौन सा आप मुझ पर यकीन कर लेंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो खुशी, बताओ मुझे क्या बात है। आज मैं ना जब घर की सफाई कर रही थी तो मैंने भैया भाभी को कहते सुना कि कनक की शादी में रोहन से आधे पैसे ले लेंगे, और एक बार कनक की शादी हो जाए उसके बाद इन दोनों को घर से निकाल देंगे। क्या? भैया भाभी ऐसा बोलना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैं जानती थी आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए आपको बताने से मैं कतरा रही थी। आप खुद सोचिए ना, अब तो आपकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी घर के पेपर्स में भैया भाभी ने आपको आपका हिस्सा दिया नहीं ना। ये पूरा घर अभी भी भैया के नाम पर है। भैया भाभी के प्यार में इतने भी अंधे मत बनो कि आपको उनकी सच्चाई ही दिखाई ना दे। अभी भी वक्त है, भैया से कहकर अपना हिस्सा मांग लीजिए और इस घर का बंटवारा करवा लीजिए, वरना कल को हम दोनों के पास पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। कनक बड़ी ही चालाकी से रोहन को अपनी बातों में फंसा लेती है। तभी रात के समय, कनक, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी निकाल दी है, जब रिश्ते वाले आएंगे ना तो तुम वही साड़ी पहन लेना। मैं आपको बताना भूल गई भाभी, लेकिन मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। आप उन्हें आने के लिए मना कर देना। अरे पहले तो तूने हाँ बोला था, अब अचानक तुझे क्या हो गया? विद्युत बहुत अच्छा लड़का है। नहीं भैया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कितना अच्छा लड़का है, और आप क्यों मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी, और प्लीज मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे इससे अचानक क्या हो गया? आज से पहले तो इसने कभी हमसे इस तरह की बात नहीं की। बात तो मुझे भी आपसे कुछ करनी है भैया। हाँ बोल, क्या बात है? देखिए भैया, मैं बात को ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। हम दोनों चाहते हैं कि आप हमें इस घर में से हमारा हिस्सा दे दें। हम दोनों अपना सेपरेट घर बनाकर रहना चाहते हैं। आसान शब्दों में आप घर का बंटवारा कर दीजिए। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो रोहन? हम सब एक साथ इतने अच्छे से रहते हैं, फिर भला घर का बंटवारा करने की क्या जरूरत है? देखिए भाभी, मैं अब आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में और नहीं आने वाला। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इस घर पर जितना हक भैया का है उतना ही हक मेरा भी है। इसलिए जितनी जल्दी घर का बंटवारा हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं कल ही वकील को घर पर बुला लूंगा। अरे लेकिन नहीं संजना, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर ये ऐसा चाहता है तो फिर ऐसा ही होगा। चलो अपने कमरे में चलते हैं। नवीन और संजना बड़े ही परेशान चेहरों के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन वकील घर पर आकर घर का बंटवारा कर देता है, और घर का बंटवारा करवाने के बाद रोहन खुशी के साथ अपने सेपरेट घर में रहने लगता है। आखिरकार जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। इस खुशी से आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो भैया भाभी क्या चीज है। अब कोई भैया भाभी की किटकिट नहीं, आराम से जो मर्जी अपने घर में करूंगी। अब कनक भी हमेशा अपने भैया भाभी से उखड़ी उखड़ी रहती, कभी सीधे मुंह से बात तक नहीं करती, और घर का बंटवारा होने के बाद कभी रोहन भी उनका हालचाल पूछने नहीं आता। जिन दोनों को अच्छा भविष्य देने के लिए नवीन और संजना अपने बच्चों को भी इस दुनिया में नहीं लाए, आज खुशी की वजह से वो दोनों उनके चेहरे की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब नवीन और संजना का मन अंदर ही अंदर उन्हें काटने को दौड़ता था। ऐसे ही कुछ समय बीता और खुशी प्रेग्नेंट हो गई। उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, लेकिन उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। तुम प्लीज़ थोड़े दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती।
तो मैं क्या करूँ खुशी, मेरे सर पर इतने सारे खर्चों का प्रेशर है कि मैं चाहकर भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। तुम अपने मायके में फ़ोन करो ना, तुम्हारी माँ या भाभी थोड़े दिन यहाँ आ जाएगी। मैंने फ़ोन किया था, लेकिन भाभी ने कहा कि उन्हें पहले ही बहुत काम है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर इस वक्त हम भैया भाभी के साथ होते तो तुम्हें किसी को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भाभी अकेले ही सब संभाल लेती। बस करो, मुझे यहाँ तुम्हारी भाभी की बड़ाई नहीं सुननी। तुम्हें ऑफिस जाना है ना, जाओ अपने ऑफिस। रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से खुशी को अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो रोहन को बार बार फोन करती है, लेकिन मीटिंग में फोन साइलेंट होने की वजह से उसे कॉल का पता ही नहीं चलता। जब खुशी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो हार कर अपनी जेठानी संजना को ही फोन करती है। संजना अपना सब काम छोड़कर तुरंत ही खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ संजना एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। तुम्हें पता है, मैं भी हमेशा से चाहती थी कि मेरी भी ऐसी ही प्यारी सी बेटी हो, लेकिन रोहन और कनक को संभालने में कभी अपने बच्चे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। दोनों के साथ इतना घुल मिल गई कि उन दोनों को हमेशा मैंने अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन ये कहते हुए संजना की आंखों में आंसू आ गए। उसका दर्द उसकी आंखों में साफ छलक रहा था। आज अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद खुशी संजना और नवीन के मन में रोहन और कनक के लिए उनकी ममता समझ पाई। उसे आज अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। जब कनक और रोहन जी आपकी और नवीन भैया की हर बात में हाँ मिलाते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने कनक और रोहन जी को आपसे इतना दूर कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। मैं फिर से आपकी देवरानी बनकर आपकी छाया में रहना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई बंटवारा। आप तो रोहन जी की बड़ी भाभी थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें माँ से बढ़कर प्यार किया। इस परिवार को तोड़कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आज मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को नहीं गंवा सकती। मैं कब से इस दिन के इंतजार में थी कि तुम दोनों फिर से हमारे साथ रहने आ जाओ, और अब तो हमारी गुड़िया रानी भी हमारे साथ उस घर में रहेगी। रोहन आता ही होगा, तुम उसके साथ गुड़िया को लेकर घर आना। तब तक मैं घर जाकर तुम्हारे स्वागत की तैयारी करती हूँ। अंत में खुशी को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और वो सभी के सामने सब कुछ सच सच कबूल करके सबसे माफ़ी भी मांग लेती है, और फिर से उनका पूरा परिवार उसी तरह प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहने लगता है। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.